साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर का पैटर्न अब चेंज हो गया है। काफ़ी डीपली प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी। तो उसी पैटर्न को बेस बना करके हम लेकर के आ गए हैं आज की अपनी करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल जो हमने करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न आपसे रैंडमली पूछे जाएंगे और आपको खुद अपने आप को ये जज करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न विद फोटो, एनिमेशन और पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में कराए जाएंगे। उसके बाद एमपी करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको कराए जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जी के, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है स्टैटिक जी के, सभी परीक्षाओं में आते हैं प्रश्न। तो अभी परीक्षा में आए हुए प्रश्न या फिर जिनके आने की संभावना है स्टैटिक जीके के उन प्रश्नों को कराया जाएगा। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके बाद है टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं रिवीजन वाले पहले प्रश्न की ओर। देखिए, अभी हाल ही में व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? एक्सरे ऑन व्हील्स, एक्सरे सेतु, व्हाट्सएप सेतु या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि एक्सरे सेतु नाम से यहाँ पर प्लेटफॉर्म जारी किया गया है गांव में कोविड-19 के रोगियों का पता लगाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर एमबी टैग किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी इंदौर, आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी रोपड़ या फिर आईआईटी कानपुर? सही आंसर सी, यानी कि पंजाब की आईआईटी रोपड़ के द्वारा एमबी टैग जो है उसको विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोरोना मुक्त गांव जो है प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये कल के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आपको रिवाइज करा दिए। अब चलिए सीधे चलते हैं आज की करंट अफेयर के साथ में पूरे फुल डिटेल में जानकारी के साथ। 5 जून टुडे करंट अफेयर, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में फवाद मिर्जा ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? क्या वे एथलेटिक्स हैं, शूटिंग से हैं, हॉर्स राइडिंग से हैं या फिर आर्चरी से हैं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि वे घुड़सवारी करते हैं, यानी कि हॉर्स राइडिंग करते हैं फवाद मिर्जा। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो घुड़सवार फवाद मिर्जा ने ओलंपिक खेलों के आयोजन में प्रतिस्पर्धा के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता को पूरा कर लिया, यानी कि वे क्वालिफाई कर गए हैं ओलंपिक के लिए। 2018 एशियाई खेलों के डबल पदक विजेता फवाद मिर्जा आधिकारिक तौर पर 2000 सिडनी खेलों के बाद ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इम्तियाज अनीस ने 2000 के ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, जबकि विंग कमांडर आईजी लांबा ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। और इसके बाद ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जो यहाँ पर ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे। फवाद मिर्जा घुड़सवारी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेज परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, थावरचंद गहलोत या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि थावरचंद गहलोत के द्वारा सेज परियोजना का शुरुआत किया गया है। अब ये सेज परियोजना क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आइए देख लेते हैं। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 4 जून 2021 को सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं के चयन, समर्थन और वन स्टॉप एक्सेस बनाना है। यानी कि स्पेशली बुजुर्गों के लिए ये योजना चालू की जा रही है, उनके देखभाल के लिए सेज योजना चालू की जा रही है। सेज परियोजना बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर बनाई जा रही है। तो ठीक है, आपको याद रखें थावरचंद गहलोत ने चालू किया है और सेज परियोजना बुजुर्गों के देखभाल से संबंधित है। 4 जून को इसको प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फंगल इन्फेक्शन के उपचार के लिए एम्फोटेरिसिन बी की नैनो फाइबर आधारित कोरल गोलियां किसने विकसित की हैं? जैसा कि आपको पता है, जो लोग कोरोना से यहाँ ठीक हो रहे हैं उनको फिर एक फंगल इन्फेक्शन हो जा रहा है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर एक गोली विकसित की गई फाइबर आधारित। वो किसने विकसित की है, यही आपसे पूछा जा रहा है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी हैदराबाद या फिर आईआईटी इंदौर? चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर सी यानी कि आईआईटी हैदराबाद ने ये फंगल इन्फेक्शन वाली जो है सही करने के लिए एक गोलियां विकसित की हैं। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी हैदराबाद ने कोविड उपचारों के बाद फंगल संक्रमण के उपचार के लिए एम्फोटेरेसिन बी की नैनो फाइबर ओरल गोलियां बनाने का जो है कार्य प्रारंभ किया है। वर्तमान में यह दवाइयां इंजेक्शन के रूप में दी जाती थी। अभी तक ये जो एम्फोटेरेसिन दवाई है ये इंजेक्शन के रूप में दी जाती थी, लेकिन अब इसकी गोलियों का भी निर्माण कर दिया है आईआईटी हैदराबाद ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी गई है? 5, 6, 7 या फिर 8? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर भी यानी कि कुल मिलाकर के 6 नई पनडुब्बियों के निर्माण की यहां पर मंजूरी दे दी गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो रक्षा मंत्रालय ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, एक पनडुब्बी बनाने में ही बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, एक एक पनडुब्बी के लिए मंजूरी दी जाती है, लेकिन यहाँ लगातार 6 पनडुब्बियों के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, P7 इंडिया नामक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो राजनाथ सिंह ने यहाँ पर आदेश दे दिया है कि आप 6 पनडुब्बियों का निर्माण कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडस्ट बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां पर किया है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, भागलपुर बिहार में या फिर रांची झारखंड में? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर भी यानी कि रायपुर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का जो है शुभारंभ किया है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 जून 2021 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क से लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और करीब 25,000 किसानों को यहाँ पर इस जो मेगा फूड पार्क बनने से लाभ प्राप्त होगा। इसे 145 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना लागत पर 63 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित किया जाएगा। तो लगभग 145 करोड़ रुपए की यहाँ पर खर्चा आने वाला है। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है रायपुर छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। अभी हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया। उनकी उम्र क्या थी? 100 वर्ष, 101 वर्ष, 105 वर्ष या फिर 110 वर्ष? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी यानी कि 101 वर्ष उनकी जो है एज थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और अंतिम सदस्य बचे थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। चलिए देखते हैं कौन है, वो पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो हाल ही में भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य TM कल्याणन गौंडर का निधन हो गया है। उनकी उम्र 101 वर्ष थी। 1952 और 1967 के बीच तमिलनाडु में विधान परिषद के सदस्य और 3 बार विधायक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, वे कथित रूप से भारतीय संविधान सभा में सबसे कम आयु के सदस्य थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अंतिम सदस्य कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। उनकी एज थी 101 वर्ष और TM कल्याणन गौंडर उनका नाम था। ठीक है, और तमिलनाडु राज्य से वे संबंधित थे। अब क्या इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ऐसी चीज़ें आपसे जो पूछी जाती है कि निधन के बारे में जब पूछा जाता है तो ऐसे ही प्रश्न आपके सामने बन करके आने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण को सेवा मुक्त किया जा रहा है? INS तलवार, INS सिंधुरक्षक या फिर संध्यक या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि INS संध्यक को अभी हाल ही में सेवा से मुक्त किया जा रहा है। आइए देखते हैं कुछ जानकारी INS संध्यक के बारे में। तो भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्यक को 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया जा रहा है। INS संध्यक का सेवा मुक्त जो समारोह है वो नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जो वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं वो कौन है? तो एडमिरल करम सिंह लांबा जो है वो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। और जो आपका यहाँ पर जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है संध्यक, इसको 40 वर्षों के बाद में जो है यहाँ पर सेवा मुक्त कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो यहाँ आपकी टुडे करंट अफेयर समाप्त होती है। यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है 5 जून MP करंट अफेयर। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? यानी कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि पहला स्थान प्राप्त हुआ है एनीमिया मुक्त भारत की लिस्ट में। ठीक है, आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए।
तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2020-21 के इंडेक्स में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है और वर्ष 2019-20 के इंडेक्स में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर ही रहा था। ठीक है, और जो एनीमिया रोग है वो रक्त से संबंधित एक बीमारी है और इसके इलाज में जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है 2019-20 में भी और 2020-21 में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए अरुण कुमार सिन्हा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ये प्रश्न अभी हमने हाल ही में आपको कराया भी था कि अरुण कुमार सिन्हा को एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है वे मध्य प्रदेश के निवासी हैं और किस जिले के निवासी हैं? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर ग्वालियर? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि जबलपुर से संबंधित हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिन्हा। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पद नए अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार सिन्हा को चुना गया है। उनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो भी आपका जबलपुर जिले में स्थित है और खंडपीठ कहाँ पर है? तो ग्वालियर और इंदौर में इसकी खंडपीठ है। ठीक है, भोपाल में मत लगाइएगा, कई बार लोग कन्फ्यूज होकर के भोपाल लगा करके आ जाते हैं कि राजधानी यहाँ तो खंडपीठ होगी, लेकिन याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है उसकी खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में ही है। मानव अधिकार आयोग एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में एनएचआरसी का मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां से आपकी स्टार्ट होती है स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम क्लास। आइए देखते हैं स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि लद्दाख में जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और लद्दाख आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को बनाया गया है, नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। लद्दाख नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है। यह राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है और लद्दाख में ही सौकर झील भी स्थित है। याद रखिएगा अभी चर्चा में रही है सौकर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दिए गए 4 राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब या फिर केरल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है विधान परिषद है। अब कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है आइए देख लेते हैं। तो भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। कहाँ कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 जगह पर अभी हाल ही में विधान परिषद जो है यहाँ पर अभी वर्तमान में है। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद बनाई जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के भारत में अब कुल 31 विधानसभा क्षेत्र हो गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना था? बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है ये। जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, दिल्ली या फिर गोवा? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी जो तेलंगाना है वो भारत का 29वां राज्य बना था। अब यहाँ पर लोग गलती करके जम्मू कश्मीर लगा करके आ जाते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी हाल ही में नया राज्य बनाया गया है और जो है लद्दाख को बनाया गया। लोग लद्दाख और जम्मू कश्मीर लगा करके आ जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो 29वां राज्य था वो तेलंगाना था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था जिसे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने के बाद वर्तमान में कुल 28 राज्य ही बचे हैं। ठीक है, तो अब 28 राज्य हैं जिनमें जो अंतिम राज्य बना है वो कौन सा है? तेलंगाना है और जो अंतिम केंद्र शासित प्रदेश बना है वो कौन है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही आंसर विश्वनाथ आनंद। हमने आपसे कहा था कि राजीव गांधी खेल रत्न सबसे पहले किसे मिला है या फिर माइंड मास्टर किसकी पुस्तक का नाम है? तो विश्वनाथन आनंद की पुस्तक का नाम है। किसने सही आंसर दिया ये देख लेते हैं। पूजा दांगी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। राम बिहारी नामदेव ने सही आंसर दिया। सचिन पारासर ने बिल्कुल सही बताया है। संदा स्वामी ने बिल्कुल सही बताया। अवंतिका शुक्ला ने सही बताया। शिल्पा वानखेड़े ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। शैलेंद्र चौधरी ने हमेशा की तरह बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा है। हरीश बाबू ने बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद में जितेंद्र भारद्वाज ने बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद साक्षी द्विवेदी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, इससे आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और एक दूसरे का कमेंट पढ़ने से आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज का प्रश्न है मेरी 51 कविताएं किस लेखक की कृति हैं? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। गूगल पर सर्च कीजिएगा कि मेरी 51 कविताएं ये किस लेखक की कृति हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दें रोज़ 12:30 बजे हम जो है MPPSC वालों के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। तो इससे पहले हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी लेकर के आ चुके हैं, प्रमुख आयोगों की प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं और यूनिट 9 की काफ़ी प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किए हैं, तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।